हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण का। पर्यावरण के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि आपको कंप्यूटर एग्ज़ाम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे पर्यावरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जान कर लेते हैं, फिर प्रत्येक की एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सभी की चर्चा अलग अलग से करेंगे। पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन से है। पहला टॉपिक है हमारा वायुमंडल का संगठन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इन्वायरमेंट का, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम कंप्यूटर एग्ज़ाम में इसके आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकें। नेक्स्ट आता है अम्लीय वर्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का, जिससे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। नेक्स्ट आता है जैव विविधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी व पारिस्थितिकी तंत्र। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है महत्वपूर्ण दिवस। जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में भी एक क्वेश्चन कंप्यूटर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो हमारा पहला टॉपिक था वायुमंडल का संगठन, इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वह सभी इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वायुमंडल होता है उसका संगठन मतलब कि वह किस चीज़ से मिलकर बना है। वायुमंडल जो हमारा होता है 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत गैस, जलवाष्प या फिर जल, धुआं, कण होते हैं, जिसे हम एरोसोल भी बोलते हैं। इन तीनों तत्वों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। यही हमारे वायुमंडल के संगठन कहलाते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से इनके बारे में हम क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है गैस। यदि हम गैस की बात करें तो इसमें गैस 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है आंतरिक गैसें और दूसरी होती है हमारी बाहरी गैसें। यदि हम आंतरिक गैस की बात करें तो धरातल के नज़दीक पाई जाती है, मतलब कि ये जो गैस होती है ये धरातल के बहुत ही नज़दीक पाई जाती है और ये भारी गैस भी होती है। ठीक है, और इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि 78% होता है और ऑक्सीजन होती है 21% होती है। इसके बाद इसमें आर्गन होता है जो कि 0.93% होता है और इसके बाद CO2 होता है जो कि 0.03% होता है। इसके बाद यह एक स्थायी गैस होती है। कौन सी गैस होती है? स्थायी गैस। स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है जिसे आप नोट कर लीजिए। आर्गन जो गैस होती है वह एक निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बाहरी गैस के बारे में। बाहरी गैस के अंतर्गत यह गैसें जो है धरातल से दूर होती हैं। ठीक है, और यह एक अस्थायी गैस होती है और इन गैसों का घनत्व भी बहुत कम होता है। हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ओजोन, ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और यह सभी गैसें जो होती है यह बहुत ही हल्की गैस होती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखिए। हीलियम गैस जो है वायुयान टायरों गुब्बारों में भरी जाती है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायुमंडल में गैसों का घटता हुआ क्रम। वायुमंडल में गैसों का घटता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है N2 है और सेकंड है O2। ये 120 किलोमीटर तक वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तीसरी हमारी ऑर्गन जो कि 80 से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद है हमारी CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके साथ साथ अन्य गैसें भी है जैसे कि हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन आदि। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन। यदि इसकी बात करें तो इसके लिए जो उत्तरदायी गैसें होती है वह है CO2, CO, N2O या फिर CH4। ये बहुत ही उत्तरदायी गैस होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण तापमान बढ़ना या घटने से होता है। तापमान बढ़ने से गर्मयुग बनता है और घटने से हिमयुग बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल में गैसों का अनुपात निश्चित होता है। इसमें वृद्धि या कमी आने पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, कब होती है ग्लोबल वार्मिंग? जब इसमें वृद्धि या कमी होती है। स्टूडेंट्स, यदि हम वर्तमान धरातल के औसत तापमान की बात करें तो वह लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि इसमें कमी या वृद्धि आती है तो इसके लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं वह कुछ इस प्रकार होती है। इसमें मुख्यतः CO2, CO, N2O और CH4 होती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें निश्चित गैसों का क्रम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CO2 का उत्सर्जन। यदि CO2 के उत्सर्जन की बात करें तो यह 3 प्रकार से होता है। इस वीडियो में हम चित्र सहित इसका वर्णन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्सर्जन जो है CO2 का होता कैसे है। देखिए, इसके कुछ कारण हैं, जैसे उद्योग धंधे की चिमनियों से धुआं निकलता है और घरेलू चूल्हों से और मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वह इसका मुख्य कारण होता है। चलिए अब हम देखते हैं CO2 का उत्सर्जन। चित्र की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सूर्य है, यहाँ से जो लघु तरंग आ रही है यह CO2 से होकर गुजरती है। क्योंकि वायुमंडल है हमारा, इसमें CO2 उपस्थित है। इससे जब ये होकर गुजरती है तो 50% यह पृथ्वी पर चली जाती है और 50% यह वायुमंडल में वापस चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, और 50% धरातल पर पुनः CO2 इसे भेज देता है। और जो तरंगे होती है, जो जाने वाली तरंगे होती है इसे दृंग तरंगे बोलते हैं, और जो आने वाली तरंगे होती है इसे लघु तरंगे बोलते हैं। और जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये 3 तरीके से होती है। फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका, थर्ड तरीका इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट तरीके के बारे में जान कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो CO2 की उत्सर्जन की फर्स्ट कंडीशन है वह किस प्रकार है। CO2 की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो कितनी होती है? 0.03% होती है। ठीक है, और जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना आता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सूर्य से कोई प्रकाश की किरणें आती है तो CO2 से होकर गुजरती है तो वह प्रकाश की किरणें 25% धरातल पर और 75% वापस वायुमंडल में चली जाती है। इससे क्या होता है? इससे CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जैसे 0.07%। अब सेकंड कंडीशन में यदि CO2 की वृद्धि 0.07% हुई तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। ठीक है, तो सारी बर्फ़ पिघलेगी। सारी बर्फ़ पिघलने के बाद चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में देखें तो CO2 में यदि कमी आती है 0.01% तो टेम्परेचर 10 डिग्री रह जाएगा। तो पानी बर्फ़ में चेंज होगा तो वहाँ पर हिमयुग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वहाँ पर हिमयुग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वायुमंडल से संबंधित कुछ टॉपिक कवर कर दिए हैं और जो टॉपिक बचे हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।